नमस्कार बच्चों, तुम्हारा पहला लेसन कृषि क्षेत्र इकोनॉमिक्स का लेसन 8, जिसमें पहला लेसन आपका कृषि क्षेत्र जो मैं समझने वाली बातें हैं। यहाँ पर आपको प्रस्तावना, कृषि क्षेत्र का महत्व और भारत में कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखने वाले पॉइंट पढ़ने हैं। यहाँ पर कृषि प्रस्तावना यानी कृषि क्षेत्र क्या है। कृषि क्षेत्र यानी कि पहला ही कि जो हमारा गांव है वह कृषि क्षेत्र से आधारित है। हर एक व्यक्ति गांव में ही खेती करता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी करता है। कृषि क्षेत्र विश्व के तमाम अर्थतंत्रों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अर्थात हमारे देश के लोगों को लिए अनाज, सब्जी, फल, फूल नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल सामान भी हमें वहीं से प्राप्त होता है। विश्व के अलग अलग देशों में भी कृषि क्षेत्र उत्पादन क्षमता अलग अलग है, यानी हर एक देशों में कृषि क्षेत्र की उत्पादकता अलग अलग देखने को मिलती है। अर्थात कि कृषि क्षेत्र का महत्व क्या है हमारे जीवन में। ऐसा कहा जाता है कि कृषि क्षेत्र एक जैसे हमारे शरीर के लिए एक रीढ़ की हड्डी जरूरत है, ऐसे ही कृषि क्षेत्र हमारे जीवन के लिए एक रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है, क्योंकि हर एक वस्तु का महत्व हमें कृषि क्षेत्र से ही पता चलता है कि वस्तु का उत्पादन हो, रोजगार हो, निर्यात हो, इत्यादि वस्तु सब कृषि क्षेत्र पर ही आधार रखता है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में ही माना जाता है। हमने 11th में पढ़ा है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, पर उसके पीछे कारण इतिहास के रूप में देखें तो कि जो हमारे देश में वस्तु की आयात निर्यात करते थे वो हर एक वस्तु हमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होती थी, और वही वस्तु की हम निर्यात करते थे जो कृषि क्षेत्र से उत्पादन होती थी, वह जिसमें मरी, मसाला, मिर्च इत्यादि वस्तु की नील इत्यादि वस्तु की हमें निर्यात करते थे और विदेशी पूंजी हमारे देश में आती थी, जिसके कारण भारत को कृषि क्षेत्र देश के लिए जीवन के डोर समान माना गया है। अर्थात करोड़रज्जु यानी रीढ़ की हड्डी के समान भी कहा जाता है कि हर एक विविध क्षेत्र पर हर एक क्षेत्र कृषि क्षेत्र पर ही आधारित है, जिसका मुख्य कारण है कि भारत में कृषि क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र निष्फल जाए तो अनाज, सब्जी, फल, फूल नहीं बल्कि उद्योगों के लिए कच्चा माल सामान भी नकदी फसल यानी जो वस्तु का तुरंत ही आपको आय प्राप्त हो, यानी जिन फसलों का उत्पादन का उद्देश्य आय सर्जन करना हो उसे नकदी फसल कहते हैं। परीक्षा में नकदी फसल के बारे में प्रश्न आता है। अर्थात नकदी फसल के उदाहरण में कपास, तंबाकू, मूंगफली, गन्ना इत्यादि के बारे में आपको पढ़ना है। परीक्षा में 2 प्रकार पूछे जाते हैं जिसमें लोगों का जीवन खूब प्रभावित होता है। तत्पश्चात दूसरी बात कहे तो कि हमारी जनसंख्या यानी 2011 के जनगणना के अनुसार 68.8% लोग गांव में निवास करते। इतने लोग गांव में निवास करें उसका मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति को वहीं से ही रोजगार प्राप्त होता है, तो देश की कुल जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा ही वही प्रभावित होता है, वहीं से रोजगार प्राप्त होता है। पर जो उससे उल्टा हो कि कृषि क्षेत्र पर लोगों को रोजगार ही प्राप्त ना हो तो क्या होगा, तो जो वस्तुएं उत्पादन होता है वो ना हो तो उद्योगों के लिए कच्चा सामान भी प्राप्त होगा नहीं, उसकी विपरीत असर होती है। दूसरी ओर अनेक उत्पादित वस्तु की मांग घट जाएगी। संक्षिप्त में कहे तो ऐसी कहा जाता है कि हमारी 3 ही आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा और मकान। जो ये तीनों चीज़ उससे ही, और अभी जो हम उपयोग कर रहे हैं, हम जहाँ बैठे हैं बेंचेस पर, वही सब वस्तुएं हमें कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त है, पर उसमें हम सुधार करके क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं। और इन्हीं दोनों से तो विपरीत असर हो, जो वही वस्तु हमें प्राप्त ना हो उसमें हमें सुधार ना करें तो हर एक उद्योगों के लिए भी कच्चा सामान हमें प्राप्त होता नहीं है। यदि भारत में कृषि क्षेत्र निष्फल जाए तो देश की संपूर्ण अर्थतंत्र अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार कृषि क्षेत्र सफल हो तो भी प्रगति पथ पर अग्रसर दिखाई पड़ता है। इसीलिए तो ये कारण परीक्षा में आता है कि करोड़रज्जु कृषि क्षेत्र को करोड़रज्जु की रीढ़ की हड्डी के समान माना जाता है। पंचवर्षीय योजना, अभी 4वीं पंचवर्षीय योजना चालू है। पहली पंचवर्षीय योजना जो कृषि क्षेत्र पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना
औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रस्तापित की गई थी, उस पर ध्यान दिया गया था। अर्थात 13वीं पंचवर्षीय योजना अभी चालू है। पहली पंचवर्षीय 1951 से 56 से, दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61 में, फिर तीसरी 61 से 67 में, 1969 से 74 में, चौथी पंचवर्षीय योजना ऐसे ही 2012 से 17 तक 12वीं चल रही थी। अभी 2017 से 18 से अभी चल रही है वो 13वीं पंचवर्षीय योजना है। अब हमें पढ़ना है कि भारत में कृषि क्षेत्र का महत्व। कि भारत अंग्रेजों के शासन में, हम लोग जान चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं 10 कक्षा तक, और 11th में भी हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, पर उन लोगों ने क्या करा, हमारे देश में अपना आधिपत्य जमा दिया। उन्होंने आके हमारे देश में कहीं वस्तु का भी क्या उत्पादन किया है, उसमें साथ में रह के उन्होंने वाहन व्यवहार की, यातायात की अनेक सुविधाएं प्राप्त करी, पर उसके पीछे उनका ही कारण था। तो भारत ने, उन लोगों ने यहाँ पर महसूल पद्धति भी अपनाई है, वो आगे हमें पढ़ना है। भारत के अंग्रेजों के शासन के पूर्व, अंग्रेजों के शासन द्वारा, अंग्रेजों का शासन पश्चात भी कृषि पर आधारित देश था। पहले भी था, हाल में भी है और रहेगा, क्योंकि हर एक जगह हमें वहीं से ही आय प्राप्त होती है। हमारे राष्ट्रीय परिभाषा ऐसी है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा कृषि क्षेत्र से, उद्योग क्षेत्र से और सेवा क्षेत्र से जो आय प्राप्त होती है वही देश की राष्ट्रीय आय है। इसके साथ हमें ये भी समझना है कि देश की जो राष्ट्रीय आय है कौन से क्षेत्र पर कितना भाग दिया, ये भी हमें आज वर्तमान स्थिति में समझना है। पर कृषि क्षेत्र पर लोगों को रोजगारी कम मिली, अर्थात मिलने के तो कम, पर क्या होगा, उसी समय जनसंख्या वृद्धि के कारण लोग क्या करते, कृषि क्षेत्र पर कार्य, एक जगह पर 2 लोगों की जरूरत है, वहाँ अधिक लोग कार्य करते थे। अर्थात छुपी बेरोजगारी भी हमें वहाँ देखने को मिली। गरीबी के बारे में, क्योंकि दिन प्रतिदिन व्यक्ति गरीब बनता गया, क्योंकि आय से नीचे हमारे गरीबी के 2 प्रकार दिए थे, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी। वो भी हम सीख चुके हैं कि गरीबी यानी सापेक्ष 2 व्यक्ति की आय की तुलना करना, निरपेक्ष गरीबी की जो आय की नीचे से जो हमारी आय है निश्चित करी, उससे वो आय प्राप्त ना हो तो सब निरपेक्ष गरीब कहा जाता है। अर्थात आय गरीबी की परिभाषा है कि व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और अनाज ना प्राप्त हो, 3 वस्तु, तो वो सब गरीब है। तो ये कृषि क्षेत्र की स्थिति की अपेक्षा से वर्तमान स्थिति खूब अधिक परिवर्तन है। देश के भूतकाल की तुलना में रोजगार उत्पादन और नियत आय की दृष्टि से कृषि क्षेत्र अग्रस्थान पर है, कि कृषि क्षेत्र से ही लोगों को रोजगारी प्राप्त हो, जिससे आज परिवर्तन देखने को मिलता है। अर्थतंत्र के रोजगार क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान उल्लेखनीय रहा। हमने 11th में पढ़ा है उसका पूरा चार्ट, कि कृषि क्षेत्र पहले शुरुआत में अधिक था, पर धीरे धीरे क्या हुआ, कृषि क्षेत्र पर राष्ट्रीय आय का योगदान कम हो चुका, जबकि उद्योग क्षेत्र और सेवा क्षेत्र पर राष्ट्रीय आय का योगदान बढ़ चुका, क्योंकि कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है और वर्षा अनिश्चित है, जिसके कारण ये समस्या देखने को मिलती है। और कृषि क्षेत्र हिस्सा अनेक क्षेत्र से तुलना में बहुत कम रहा। इसी परिवर्तन के अलावा अन्य परिवर्तन किस प्रकार, किस दिशा में समझना है, ये वर्तमान परिस्थिति हमें ध्यान में देती है। आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट दिया हुआ है, 1950-51 में राष्ट्रीय आय का योगदान 53.1 था। फिर जैसे जैसे आगे जाते हो देखो 2011 और 12 में 13.9 हो चुका है। यही चार्ट हमें 11th में भी दिया हुआ है। अब सामान्य रूप से कृषि क्षेत्र की आय का प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए उद्योग, जैसे फसल, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन इत्यादि के बारे में यहाँ पर इस परिभाषा परीक्षा में आती है कि प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा क्या है, कि कृषि क्षेत्र के साथ जुड़े हुए उद्योग, जिसमें पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल, मुर्गी, बतका पालन इत्यादि डेयरी उद्योग इतना समावेश होता है। जो कृषि क्षेत्र के साथ उसका भी विकास हो, लोगों को उसके बारे में भी ज्ञात हो, तो लोगों को रोजगारी पूरी होगी, अथवा व्यक्ति शहर तरफ नहीं चढ़ेगा, स्थलांतर नहीं करेगा, अथवा व्यक्ति को रोजगार पूरा हो सकता है। अर्थात अब दूसरा पॉइंट हमारा है रोजगार। रोजगार यानी व्यक्ति को काम मिलना।
अर्थात हर एक व्यक्ति को जो काम मिले तो व्यक्ति अपने गरीबी का प्रमाण देखने को ना मिले, बेरोजगारी का प्रमाण देखने को ना मिले। पर भारत में कृषि क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध करवाने वाला क्षेत्र है, क्योंकि हर एक की शुरुआत वहीं से है। गांव में भी हमारी शुरुआत गांव से हुई, अर्थात जनसंख्या जितनी हो वहीं से ही लोगों को रोजगार प्राप्त होता। स्वतंत्रता के समय भारत में 72%, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना, कृषि और कृषि पर आधारित प्रवृत्ति पशुपालन, मत्स्य पालन, जंगल, मुर्गी, बतका पालन इत्यादि से रोजगार प्राप्त करता था। और यही अपेक्षित तीव्र होने से रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र का बोझा कम हुआ। 2001-2 में कृषि क्षेत्र 58%, जबकि 2014-15 में 49 लोगों को रोजगार देने में सफल रहा है। अब नियत आय, परीक्षा में नियत आय का अलग प्रश्न पूछाया जाता है, जिसमें आपको आंकड़े भी मैंने आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि आपको आंकड़े भी दिखाई दे रहे होंगे कि कितना योगदान कृषि क्षेत्र से नियत आय पर रहा है। भारतीय कृषि क्षेत्र में विभिन्न आवश्यक चीज वस्तु देश की उत्पाद नहीं होती अथवा उनका उत्पादन कम हो, ऐसी वस्तु कि हम कौन कौन सी वस्तु की निर्यात करते थे, यानी चाय, मिर्च, मसाला, फल इत्यादि वस्तु की हम निर्यात करते थे। और सामने दूसरे देशों से हमारे देश में से विदेशी पूंजी आती थी, और जिसके कारण हम नए वस्तु पर उसका निवेश कर सकते थे और अधिक से अधिक निर्यात हो ऐसे प्रयत्न करते थे। और कृषि क्षेत्र पर उत्पादन ही कम हो तो निर्यात कर्म हो जाते और आयात करनी पड़ती। भारतीय कृषि क्षेत्र में विविध आवश्यक चीज वस्तु जो देश के उत्पादित नहीं होती अथवा उनके उत्पादित कम हो, ऐसी वस्तु की आयात करते थे और इसीलिए निर्यात आय द्वारा देश में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता रहा। कृषि क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक विदेशी पूंजी कृषि उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करी जा सकती है। चाय, मिर्च, मसाला, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना बच्चों कि चाय, मिर्च, मसाला, फल इत्यादि निर्यात करने की आवश्यकता विदेशी पूंजी देश के लिए सर्जित करता है। और स्वतंत्रता के दौरान भारत की कुल निर्यात आय में से 70% आय केवल कृषि क्षेत्र से ही प्राप्त होने, यानी 30% आय उद्योग क्षेत्र से होती है। 2013-14 के अनुसार, वहाँ पर अंडरलाइन कर दो, MCQ में प्रश्न है कि 2013-14 में निर्यात आय की कितनी थी, तो 14.2। आपके टेक्स्ट बुक आपके जो स्क्रीन पर दिख रहा है वहाँ पर भी मैंने आंकड़े लिखे हुए हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर यानी खाने के लिए, जो खाना अच्छा होगा तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा। तो उसके लिए क्या सुधार किए गए कि विश्व के लोगों को जीवन में प्राथमिक आधार हमें कृषि क्षेत्र ही है, इसीलिए वहाँ पर भारत के कृषि क्षेत्र के लोगों को जीवन स्तर में लगातार सुधार किया गया। कृषि क्षेत्र के मुख्य 2 रूप है, ये प्रश्न परीक्षा में वन वर्ड आंसर में है कि 2 प्रकार है। कौन कौन से? फसल, खाद्यान्न और नकदी फसल। फसल में जिसको अनाज का समावेश होता है, जो गेहूँ, चावल इत्यादि का समावेश होता है, जबकि इनके बड़े पैमाने पर उत्पादन करने आत्मनिर्भर बना है। और ठीक उसी प्रकार नकदी फसल यानी उत्पादन का उद्देश्य आय सर्जन करना हो, उसे नकदी फसल कहते हैं, जिसमें कपास, शण, मूंगफली, तिलहन, गन्ना इत्यादि का समावेश होता है। नकदी फसल के उत्पादन में वृद्धि देखने को मिली है। इसके अलावा वर्तमान किसान सब्जी, फल, फूल इत्यादि का भी उत्पादन करते हैं। कोरोना के कारण कई लोगों की रोजगारी चली गई है, जिसके कारण व्यक्ति अपने छत पर, अपने गांव बाहर यह कृषि क्षेत्र का उपयोग यानी फ्रूट, फूल, सब्जी इत्यादि का उत्पादन करने लगा है और बेचने का अपना रोजगार प्राप्त करता है, अपना जीवन बिताता है। भारत में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्ध, वहाँ पर अंडरलाइन कर देना कि 1951 में दैनिक 395 ग्राम थी, जो भारत की जनसंख्या में हुई प्रचंड बढ़ोतरी। हमने दूसरा लेसन पढ़ चुके, इसके आगे वाला 7 नंबर का जनसंख्या वृद्धि कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या में वृद्धि होना और हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी करना। 2013-14 में दैनिक 511 ग्राम हो गई है। इसके ऐसा कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र द्वारा भारत के लोगों की अधिक आवश्यकता संतुष्ट होने से कारण लोगों की औसत आयु बढ़ी है। एक हमें चार्ट दिया गया है कि भारत में कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी हुई है, तो कौन कौन से अनाज में, जैसे खाद्यान्न और नकदी फसल का उत्पादन कितना है, चार्ट से अनुसार भी दिया हुआ है और समझाया भी है।
भारत के कृषि क्षेत्र में कुल उत्पादन की दृष्टि से बढ़ोतरी हुई। उपरोक्त अनुसार की अनाज का उत्पादन वर्ष 1951 में 51 मीट्रिक टन था, जो एक मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम कहा जाता है। 2013-14 में बढ़कर 264.4 मीट्रिक टन हो गया। 5 गुना से अधिक बढ़ोतरी मिलती है। दाल का कुल उत्पादन 8.4 था मीट्रिक टन था, जो 2013-14 में 19.6 मीट्रिक टन हो गया, जो लगभग 2.5 गुना वृद्धि दर्शाता है। जबकि गन्ने का कुल उत्पादन 1951 में 69 मीट्रिक टन था, जो 13-14 में बढ़कर 348 मीट्रिक टन हो गया। इसके भी लगभग 5 गुना वृद्धि हुई है। ये तिलहन और कपास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। 1951 में तिलहन का कुल उत्पादन 5.1 मीट्रिक टन था, जो बढ़कर 32.4 मीट्रिक टन हो गया है, अर्थात तिलहन की 6.35 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। परीक्षा में कपास और तिलहन के बारे में एमसीक्यू में आता है कि कपास का कुल उत्पादन 1950-51 में 2.1 मीट्रिक टन था, जो 2013-14 में बढ़कर 36.5 मीट्रिक टन बेल हो गया है, अर्थात कपास के क्षेत्र में 17 गुना वृद्धि हुई है। ये अधिक जमीन को कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन का वृद्धि हुई है। अब आता है लास्ट पॉइंट हमारा, औद्योगिक विकास का आधार। जो औद्योगिक विकास यानी नए नए क्षेत्रों पर विकास होना, पर हर एक विकास के लिए एक कच्चा सामान जो हमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है, पर ग्रामीण क्षेत्र से शहरी तरफ लोग आने से उनकी आवश्यकता में भी वृद्धि हुई है। नई नई वस्तु की मांग का सर्जन हुआ है। आप जो अभी देखते हो कि कोरोना के कारण हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, जो वो हमारी एक मांग का सर्जन होता है। पहले ही हमें ध्यान है कि भारत में कृषि क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र का विकास का मुख्य आधार है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए अति आवश्यक कच्चे माल की आवश्यकता कृषि क्षेत्र के द्वारा ही पूरी की जा सकती है, जिससे औद्योगिक क्षेत्र अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन बढ़ाकर संभावित विकास प्राप्त कर सके। तदुपरांत उत्पादित वस्तु को सबसे बड़ा बाजार भारत में ग्रामीण क्षेत्र है और भारत में लगभग 69% जनसंख्या ग्रामीण विस्तारों में निवास करती है। ये परीक्षा में आता है। ये उल्लेखनीय है कि 69% भारत की जनसंख्या के लिए आय का मुख्य स्रोत, क्योंकि गांव से शुरुआत वहीं पर वृद्धि हो जनसंख्या की, तो वहीं से उनको रोजगार प्राप्त होता है कि मुख्य स्रोत कृषि क्षेत्र से, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन की वस्तुएं, उदाहरण टीवी, फ्रिज, बाइक, मोबाइल इत्यादि वस्तु की भी मांग का सर्जन होता है। दिन प्रतिदिन नए सुधार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपका पहला सेशन पूरा होता है। बाकी के सेशन में नीची कृषि उत्पादकता के कारण में जानकारी प्राप्त करनी है, जिसके 3 परिबल है। उसके अंदर भी कहीं परिबल देखने को मिलते हैं। अब इसके साथ वही कारण परीक्षा में समझने के बाद उसके उपाय भी हमें समझने हैं, तो ये इसके बाद वाले सेशन में हम सीखेंगे।